अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 12 के साथ हम आगाज़ करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। लास्ट टाइम हमने सेट्स को कंक्लूड किया है। तो आज जो है वो हम फंक्शंस के साथ जो है वो एक नया टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें फंक्शन आप पहले भी इससे आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलस में आपने डिफरेंट फंक्शंस जो है वो पढ़े होंगे। तो वहीं से हम बात जो है वो लेके चलेंगे कि फॉर एग्जांपल जो आपका कैलकुलस का डोमेन है, आप उसमें फेमिलियर हैं। एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ होता है जो कि आपके एक्स को मैप कर रहा होता है। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है उसके ऊपर उसकी मैपिंग होती है। तो ये मैपिंग कौन करता है? ये आपका फंक्शन करता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और जहाँ पे एक्स यानी उसका जो जिसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो भी रियल नंबर से है, और जो वाई है जो उसकी आउटपुट वैल्यू है, जो उसकी असाइनमेंट है, वो भी आपके पास रियल नंबर्स के ऊपर। तो ये वाला जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं दो सेट्स के ऊपर। यानी आप दो सेट्स के ऊपर जो मैपिंग डिफाइन कर दें, तो उसको भी आप एक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है। उसकी एग्जांपल एक क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसमें आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं, और दूसरा सेट है जो कि आपके ग्रेड्स का सेट है। उसमें ए ग्रेड है, बी है, सी है, डी है और एफ ग्रेड। तो आप जो असाइनमेंट ऑफ ग्रेड्स करते हैं, हर स्टूडेंट को आपको एक ना एक ग्रेड जो है वो लाजमी असाइन करना होता है। तो वो आपकी एक मैपिंग बन जाएगी फ्रॉम सेट ऑफ स्टूडेंट्स टू द सेट ऑफ ग्रेड्स। तो उसको भी आप एक फंक्शन कह सकते हैं। तो अभी हम इसकी जो है शॉर्टली एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो इन फंक्शंस की क्या होती है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि किसी भी दो सेट्स के लिए, यानी दो सेट्स हैं ए और बी के फंक्शन या मैपिंग जो कि आप डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन या मैपिंग जो आप ए से बी पे डिफाइन करते हैं उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप कॉलन लिखते हैं, और उसके बाद आप ए इम्प्लाइज बी लिखते हैं। ये इम्प्लीकेशन वाला ए इम्प्लाइज बी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये फंक्शन करता क्या है? ये असाइनमेंट है ऑफ एन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी एफ ऑफ एक्स जो बी से बिलोंग कर रहेगा, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। यानी ए का जो सेट ए का हर एलिमेंट होगा उसको बी का एक एलिमेंट जो है ये असाइन करेगा। अब फंक्शन के ऊपर ये लाजिम है कि जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई मैपिंग जो है वो डिफाइन करे। अगर वो उस मैपिंग डिफाइन नहीं करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करेगा और उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ग्राफिकली जो फंक्शन को आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लाइक वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ये आपके पास ए के लिए आपने एक जो है वो बॉक्स बना लिया है या एलिप्स बना ली, इसी तरह बी के लिए एक एलिप्स बना ली। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये बता रही है कि आपका फंक्शन जो है वो पूरे सेट ए को मैप कर रहा है सेट बी को। और ये वाली लाइन आपको ये बता रही है कि आपका जो मैपिंग है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, यानी ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट था स्मॉल ए, उसको ये फंक्शन जो है वो सेट कैपिटल बी के एक एलिमेंट स्मॉल बी के ऊपर। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा ये रिप्रेजेंटेशन से आप काफी फेमिलियर होंगे, जो आप कार्टेशियन जो आपके पास स्पेस है या उसमें जो आपके पास स्पेस है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने फंक्शन को या प्लॉट करते हैं। उसके अलावा ये एक और तरीकाकार है जिसको आप कहते हैं जी कि फंक्शन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये बाइपार्टाइट ग्राफ की। तो ग्राफ के बारे में ये एक चीज होती है कि ग्राफ जो है वो आपने अभी तक अगर डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा है तो उसमें ग्राफ का डाटा स्ट्रक्चर यहाँ भी आपने पढ़ लिया होगा या आपके सामने आ गया होगा। थोड़ी या कुछ दिनों में आप पढ़ लेंगे उसको। तो ग्राफ जो होता है, जिस तरह ट्री है, ट्री से जो है वो एक स्पेशल केस है ग्राफ का। तो ग्राफ में आपके हर दो वर्टिसेस के दरमियान जो है वो एज हो सकता है। तो बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो ग्राफ की एक ऐसी टाइप है जिसमें आप अपने वर्टिसेस यानी नोड्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि उसका एक पोर्शन इस साइड में बन गया और दूसरा जो है वो इस साइड से बन गया। और इस तरह से आपने उसको दोनों तरीके जो उसके नोड्स हैं उसको इस तरह से पार्टीशन करना है कि विद इन ईच पार्टीशन, यानी इस पार्टीशन में अगर हम देखें तो किसी भी दो नोड के दरमियान कोई एज नहीं।
इसी तरह अगर हम इस पार्टीशन को देखें तो किसी भी दो नोड के दरमियान जो है वो कोई एज नहीं। तो इस तरह से अगर आप अपने ग्राफ को पार्टीशन करें तो एक बाइपर्टाइट ग्राफ जो है ये बन जाता है। तो इसमें अगर आप देखें कि जो पार्टीशन ए है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो उस पार्टीशन बी के किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है। तो ये एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास फंक्शन। तो अगर आपने ग्राफ अभी तक नहीं पढ़े या बाइपर्टाइट ग्राफ जो है वो आपको अभी तक समझ नहीं आया तो उससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। ये अभी मैं आपको ना ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ और ना ही अभी फिलहाल तक का जो कंटेंट है उसमें ना ही ग्राफ के बारे में आपसे पूछा। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन जो है एफ डिफाइन किया गया है ए से बी तक, और एफ ऑफ ए मैप्स टू बी, यानी जब ए के ऊपर आप फंक्शन मैप करते हैं स्मॉल ए के ऊपर और उसकी वैल्यू बी आती है, यहाँ पे ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप ये कहेंगे कि ए इज द डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन एफ की जो डोमेन है वो ए है। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो ये डोमेन बनती है आपके फंक्शन। और कोडोमेन जो है, जो राइट साइड पे आपके पास एरो के होगा वो आपकी कोडोमेन, तो बी इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। अब बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, ये चीज जो है इसको जरा समझ लें कि बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो आपने ये कहा था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन जो है ए को बी के ऊपर मैप कर रहा है, तो ए का जो इमेज होगा, ए का जो इमेज होगा वो बी होगा अंडर दिस फंक्शन। ठीक है, और उसके साथ ही एक लाइन लिखी हुई है कि ए जो है इट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज, इसका एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन में आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मैप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट करेंगे और आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं रहेगा। प्री इमेज को डिस्कस कर लें, उसके बाद में इसकी एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। इसी तरह ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ ए बी के बराबर है तो बी जो है, बी का जो प्री इमेज है वो ए होगा अंडर दिस फंक्शन। ठीक है, अंडर दिस फंक्शन बी का जो प्री इमेज है वो ए होगा, और साथ ही ये चीज लिखी हुई है कि बी मे हैव मोर देन वन प्री इमेज, बी के जो है वो प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो शुरू में हमने जिक्र किया था कि आपके पास एक सेट है जो आपकी क्लास ऑफ के स्टूडेंट्स का है, दूसरा ग्रेड्स का है आपके पास सेट है। दूसरा सेट जो है वो आपके पास ग्रेड्स का है। तो अब आप ये देखें कि हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली एक ग्रेड दिया जाता है, एक से ज्यादा ग्रेड जो है उसको एक सब्जेक्ट में नहीं मिलते। तो स्टूडेंट जो होगा उसका इमेज एक ग्रेड होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वन है उसका ग्रेड ए है, स्टूडेंट टू है उसका ग्रेड बी है। तो स्टूडेंट वन का इमेज क्या बनेगा ए, स्टूडेंट टू का इमेज क्या बनेगा बी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ग्रेड ए का प्री इमेज क्या है स्टूडेंट वन, और उसके अलावा स्टूडेंट थ्री का भी ए हो सकता है, तो जो जो ए ग्रेड के प्री इमेज है वो स्टूडेंट वन भी है और स्टूडेंट थ्री भी है। तो आपके पास जो आपकी कोडोमेन में जो एलिमेंट है उनके प्री इमेजेस जो है वो एक से ज्यादा आ सकते हैं। आगे जाके हम कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे हम इस ये जो रिलैक्सेशन है इसको भी टाइट करते हैं। उसके बाद फाइनल जो टर्मिनोलॉजी में हमारे पास एक चीज रहेगी उसको हम रेंज कहते हैं। रेंज जो है ये हमेशा आपका जो कोडोमेन है उसका सबसेट होता है, और इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बी सच दैट देयर एग्जिस्ट सम ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास बी है, बी इज द एलिमेंट ऑफ रेंज सच दैट देयर इज एन ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यानी आपके पास ए जो है आपकी डोमेन में कोई ए ऐसा है जिसके ऊपर अगर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो बी के बराबर है, जिसके ऊपर अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो बी के बराबर आएगा, तो वो चीज जो वो आपकी रेंज के अंदर शामिल है। इसको अभी दोबारा उसी एग्जांपल के तहत जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स का सेट है और आपके पास ग्रेड का सेट है ए बी सी डी और एफ,
तो अगर आपके पास जो सारे ग्रेड्स जब ग्रेड्स जो है वो असाइन हो चुके हैं, तो सिर्फ ए और बी ग्रेड असाइन हुए हैं, किसी का सी नहीं आया, किसी का डी नहीं आया, किसी का एफ नहीं आया, तो इस सिचुएशन में आपकी जो कोड डोमेन है वो तो पूरे का पूरा सेट ए बी सी डी एफ है, लेकिन आपकी रेंज क्या होगी, ए और बी, क्योंकि ए और बी के अलावा आपने कोई एलिमेंट कोई ग्रेड किसी को असाइन नहीं किया। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि बी इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज सच दैट देयर इज सम ए कि जिसकी मैपिंग बी के ऊपर होगी, जिसकी मैपिंग बी के ऊपर नहीं होगी तो उसको आप रेंज के अंदर शामिल नहीं करें। रेंज वर्सेस कोड डोमेन में यही वो चीज है, अभी जो हमने चीजें डिस्कस की हैं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन माइट नॉट बी इट्स होल कोड डोमेन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। द कोड डोमेन जो है वो सेट है जहाँ पे आपका फंक्शन ने मैप करना है डोमेन को, आपके फंक्शन ने मैप करना है कोड डोमेन के ऊपर, लेकिन रेंज जो है वो एक्चुअली उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं या उसके एलिमेंट का वो सबसेट है जिसके ऊपर आपकी मैपिंग हो गई है, ठीक है। जिसके ऊपर मैपिंग नहीं हुई वो रेंज का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन वो कोड डोमेन का पार्ट है। तो ये वो एग्जांपल है जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे पास एक सेट ऑफ स्टूडेंट है और दूसरा जो आपके पास सेट है वो ग्रेड्स का है। तो अगर आपको, अच्छा अभी आपने अपने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी कि फंक्शन क्या करता है या उसकी मैपिंग्स डिफाइन नहीं की, तो अभी तक हमें पता है कि फंक्शन एफ है और उसकी कोड डोमेन जो है वो ए बी सी डी एफ है, और जब तक हम फंक्शन की जो वैल्यूज है वो डिफाइन नहीं करते, उसकी मैपिंग्स डिफाइन नहीं करते, तो उसकी जो रेंज है वो अननोन होगी, ठीक है। जिस तरह जब तक आपको ग्रेड नहीं मिले तो आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रेड जो है वो यूज, तो उसकी जो रेंज है वो अननोन होगी, लेकिन उसकी जो कोड डोमेन है वो आपको पता है कि आपके पास ये सेट ऑफ ग्रेड्स हैं जिनमें से आपका कोई ग्रेड जो है वो आपको असाइन हो सकता है। तो ये वही एग्जांपल है कि अगर स्टूडेंट को असाइनमेंट ऑफ ग्रेड के बाद आपको ये पता चलता है कि जो तमाम ग्रेड मिले हैं और वो ए और बी के दरमियान में है, तो फिर आप ये कहेंगे कि जो रेंज ऑफ एफ है वो ए और बी, ठीक है। और स्टिल आपकी जो कोड डोमेन है वो पूरा सेट ए बी सी डी और एफ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें ऐसे कुछ के बारे में हम बताएंगे कि ये फंक्शन है और कुछ के बारे में बताएंगे कि ये फंक्शन नहीं है, और फिर उसके बारे में हम बताएंगे कि फंक्शन नहीं है उसकी वजह क्या है। यहाँ पे एक सेट है लेफ्ट साइड पे, पिक्टोरियली आपने उसको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरह यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, जिसको हम देखें एक 1 पे मैप हो रहा है, बी 3 पे मैप हो रहा है, सी 2 पे मैप हो रहा है, डी 4 पे मैप हो रहा है। तो ये हमारे पास एक वैलिड फंक्शन है। वैलिड फंक्शन क्यों है कि हमारी डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो किसी एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो उसकी मैपिंग हमें मिल, इसी तरह ये भी एक वैलिड फंक्शन है कि यहाँ पे आपकी जो डोमेन का हर एक एलिमेंट है ए बी सी डी, उसकी मैपिंग आपको मिल रही है, ए 2 पे मैप हो रहा है, बी 3 पे हो रहा है, सी 2 पे हो रहा है, डी जो है वो 4 पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो इस फंक्शन में आपकी रेंज और कोड डोमेन जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे कोड डोमेन तो पहले फंक्शन में और दूसरे में, यानी पहला हम इसको कह रहे हैं और ये वाला जो है ये आपका दूसरा है। तो दूसरे में आपकी पहले और दूसरे में आपकी कोड डोमेन बराबर है, लेकिन दूसरा फंक्शन जो है उसकी रेंज आपके पास 2 3 4 है, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट था जो आपने जिसके ऊपर आपने कोई मैपिंग डिफाइन नहीं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि सेट्स नहीं है, सॉरी फंक्शंस नहीं है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जो कि फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि आपने सी की मैपिंग कहीं पे भी डिफाइन, सी आपकी कोड डोमेन के किसी एलिमेंट पे भी मैप नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। और ये जो लास्ट आपके पास एग्जांपल है ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है कि ये यहाँ पे आपके पास सॉरी बी जो है ये 2 एलिमेंट के ऊपर इसकी मैपिंग जो है डिफाइन की गई है, 2 के ऊपर भी डिफाइन की गई है, 3 के ऊपर भी डिफाइन। तो ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है कि जब आपने मैपिंग डिफाइन करनी है तो हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट डोमेन का कोड डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मैप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है और क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी, क्या ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये वाला जो मैपिंग है या ये वाली जो डेफिनेशन है ये फंक्शन है।
उसके बाद है फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर्स। तो जो ऑपरेटर नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये दो हमने और आपने जो है वो वाइडली यूज किए हुए हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है। तो रियल नंबर्स के ऊपर ये डिफाइन है। सेट के ऊपर जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो उसका क्या कनोटेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट्स हैं एफ और जी, एफ भी सॉरी दो फंक्शन है एफ और जी जो कि रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो फंक्शंस हैं एफ और जी जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किए। तो एफ प्लस जी क्या होगा? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह एफ मल्टीप्लाइड बाय जी जो है ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे होगा, और ये किसके बराबर होगा? ये एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो ये कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी, सिंपली हमने ये कहा था कि जो दो फंक्शन के दरमियान अगर आप एडिशन करेंगे तो ये उसी तरह से है कि आप फंक्शन को पहले अप्लाई करें और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दें। इसी तरह फिर आपने ये कहा कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि आप पहले फंक्शन को अप्लाई करें उसकी डोमेन पे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एफ और जी आपके पास दो फंक्शन है इस एग्जांपल में। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास सिर्फ जो है एक्स बच जाएगा जो कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह एफ इंटू जी ऑफ एक्स जो है ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मल्टीप्लीकेशन आप देख लें कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ एक्स के साथ जो कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज्ड पावर 4। उसके बाद है आपके पास फंक्शन कंपोजिशन ऑपरेटर। फंक्शन कंपोजिशन ऑपरेटर जो है वो कहता है जी कि अगर आपके पास एक फंक्शन जी है जो कि ए से बी के ऊपर डिफाइन किया गया और एक फंक्शन है जो बी से सी के ऊपर डिफाइन किया गया, तो एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसको आप कहते हैं जी कि फंक्शन कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन जो है वो सिर्फ उसी सूरत में होगी जब आपके पास ये चीज कॉमन होगी कि एक फंक्शन जो है वो ए से बी पे आपको लेके जा रहा है और दूसरा फंक्शन जो है वो आपको बी से किसी और सेट के ऊपर, यानी जिन दो फंक्शन के दरमियान आप कंपोज कर रहे हैं वहां पे आपका जो पहले फंक्शन की कोडोमेन और दूसरे फंक्शन की डोमेन जो है वो एक ही सेट होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह जी की कोडोमेन बी है और एफ की कोडोमेन जो है वो भी बी है। तो यहाँ पे आप फंक्शन कंपोजिशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद ये कंपोजिशन क्या करेगी कि ये एक नया फंक्शन बनाएगी इन दोनों को कंपोज करने के बाद। और जो कंपोज कैसे होगा कि अगर आपका एफ जो था, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि एफ जो है वो ए से बी तक है, सॉरी जी जो है वो ए से बी तक है और एफ जो है वो बी से सी तक है। तो आपका जो एफ कंपोज जी है वो आपका ए से सी तक होगा। ठीक है, एफ कंपोज जी जो है वो आपका ए से सी तक होगा। और ये किसके बराबर होगा? इसको आप डिफाइन इस तरह से करते हैं कि एफ कंपोज जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। यानी पहले आप ए के ऊपर जी फंक्शन अप्लाई करेंगे और जी और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप फंक्शन एफ जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नोट है कि जी कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो यही हमने बात की थी कि जी एफ कंपोज जी जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता अनलेस रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो इसको दोबारा एक दफा देखते हैं कि यहाँ पे एफ क्रॉस एफ कंपोज जी जो है ये हमने किस लिए किया है कि एफ की जो डोमेन थी वो बी था और जो जी है उसकी कोडोमेन जो था वो भी बी था। तो ये बी जो है इट्स द सबसेट ऑफ बी, इसलिए हम इसको डिफाइन कर पाए थे। लेकिन अगर आप इसको जी कंपोज एफ करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जी कंपोज एफ का मतलब ये है कि आप पहले एफ जो है वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। एफ फंक्शन आपको क्या करेगा? वो बी से सी पर ले आएगा और जी जो है वो तो ए से बी पे डिफाइंड है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा।
इसको ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हमें एक एग्जांपल के जरिए भी मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो जी ऑफ ए जो है वो मेंबर है बी का, और एफ ऑफ जी ऑफ ए जो है वो सी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, यानी g of a will take you from a to b and f of g of a will take you from b to c। उसके बाद ये है कि आपका जो कंपोजिशन ऑपरेटर है ये नॉन कम्यूटेटिव है। जिस तरह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो भी नॉन कम्यूटेटिव था। एंड अनलाइक प्लस एंड और यूनियन ऑपरेटर्स, यानी ये उनकी एग्जांपल है जो कि कम्यूटेटिव हैं, लेकिन ये इसकी तरह नहीं है, बल्कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह है जो कि नॉन कम्यूटेटिव। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ कंपोज जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोज एफ। उसके बाद ये आपके पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपके पास जी डिफाइंड है ए से बी पे और एफ डिफाइंड है बी से सी पे, तो आपका एफ कंपोज जी जो है वो ए से सी तक आपको लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एलिमेंट ए है, इसके ऊपर जब आपने जी ऑफ ए अप्लाई किया तो ये आपको जी ऑफ ए तक ले गया जो कि बी का पार्ट है, और जी ऑफ ए के ऊपर जब आपने एफ को अप्लाई किया तो ये आपके पास को सी के ऊपर ले गया जो कि आपके पास जो था एफ की कोडोमेन का पार्ट। तो ये आपके लिए ये जो एरोज हैं ये आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जो है वो असाइनमेंट जो है वो आपको दिखा रहा है, और ये एरोज जो हैं ये आपको पूरे एफ ये पूरे फंक्शन की असाइनमेंट जो है उसको आपको रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो एरो है ये फंक्शन जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन जी जो है वो आपको सेट ए से सेट बी पे लेके जाएगा, और फंक्शन एफ जो है वो आपको सेट बी से सेट सी। उसके बाद एक और एग्जांपल है ताकि ये चीज जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल इसी तरह से जी फंक्शन है ए से बी तक और एफ फंक्शन है बी से सी तक। जो फंक्शन आपके पास जी था उसकी डोमेन ये है ए, उसकी कोडोमेन ये है, और उसकी जो कोडोमेन है वो एफ की डोमेन है, और एफ की जो कोडोमेन है वो ये वाली है सी तक। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि स्मॉल ए मैप हो रहा है वाई के ऊपर, स्मॉल बी मैप हो रहा है डब्ल्यू के ऊपर, स्मॉल सी मैप हो रहा है एक्स के ऊपर, और स्मॉल डी मैप हो रहा है फिर डब्ल्यू के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आपने, और उसी तरह से ये जो आगे मैपिंग जा रही है वो वी से आई तक जा रही है, डब्ल्यू से एच तक जा रही है, और एक्स से आई तक जा रही है, और वाई से फिर आपके पास जे तक जा रही है। तो इसको अगर आप इसकी कंपोजिशन लिखेंगे कि एफ कंपोज जी, तो वो क्या करेगा, वो ए को सीधा जे के ऊपर ले जाएगा। ए को सीधा जे के ऊपर वो कैसे लेके गया कि जो पहला फंक्शन था वो ए को वाई के ऊपर लेके गया, और जो दूसरा फंक्शन एफ था वो वाई को जे के ऊपर ले गया। तो इनका जो कंपोजिशन है वो सीधा मैप करेगा ए को जे के ऊपर, यानी ये दो मैपिंग्स को आपने कंबाइन कर दिया या कंपोज कर दिया। तो ये बेसिकली कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बी को अगर आप देखेंगे तो बी जो है जो आपका फंक्शन डी है वो बी को डब्ल्यू के ऊपर लेके जा रहा है, और फंक्शन एफ जो है वो डब्ल्यू को एच के ऊपर लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कंपोजिशन में मैपिंग होनी चाहिए कि बी जो है वो एच के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि बी यहाँ पे एच के ऊपर मैप हो रहा है कंपोजिशन। इसी तरह सी के लिए आप देख सकते हैं और डी के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन कंपोजिशन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है g which is defined from a set abc to a set abc, यानी दोनों सेट जो है वो सेम है, उनके एलिमेंट सेम है। यही हमने सेट की इक्विवेलेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दो सेट के एलिमेंट सेम होंगे तो वो सेट जो है वो आपस में बराबर। और ये बड़ा पॉसिबल है कि आपके पास जो है वो एक फंक्शन जो है वो एक सेट से अपने ही ऊपर जो है वो डिफाइन किया गया। जिस तरह आपने कैलकुलस में पढ़ा कि फंक्शन जो है वो ज्यादातर आपके फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर ही। तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि आप एक सेट से उसी सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, बल्कि ये बड़ी कॉमन टर्म है फंक्शन के अंदर जो यूज होती है। तो वो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से आप दे रहे हैं
कि g of a is equal to b, g of b is equal to c and g of c is equal to। उसके बाद आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f, जो कि a b c से 1 2 3 के ऊपर डिफाइन है। f of a को आपने कहा जी कि ये 3 के बराबर है, f of b को आपने कहा ये 2 के बराबर है, f of c को आपने कहा ये 1 के बराबर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ f एंड g एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ g एंड f। तो हम सबसे पहले f कंपोजिशन g की बात कर रहे हैं। तो f कंपोजिशन g जो है वो किसके ऊपर होगी, ये abc से 1 2 3 के ऊपर होगी। कैसे होगी कि पहले जो g है आपका फंक्शन, वो आपको abc से abc के ऊपर लेके जाएगा, और उसके बाद जो आपका फंक्शन f है वो आपको abc से 1 2 3 के ऊपर जो है वो मैपिंग डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है उसकी मैपिंग की फाइनल वैल्यूज पहले दे दी, फिर देखा कि ये वैल्यूज जो है वो आई कैसे। हमने कहा कि f कंपोज g ऑफ a जो है वो 2 के बराबर है, f कंपोज g ऑफ b जो है ये 1 के बराबर है, f कंपोज g ऑफ c जो है वो 3 के बराबर। उसके बाद हमने ये कहा कि ये वैल्यूज आई कैसे। हमने कहा f कंपोज g ऑफ a जो है ये f ऑफ g ऑफ a के बराबर है, तो g ऑफ a b के बराबर था, तो ये बन गया f ऑफ b, और f ऑफ b जो है ये हमारे पास 2 के बराबर। इसी तरह हमने कहा जी कि f कंपोज g ऑफ b जो है ये किसके बराबर है, f ऑफ g ऑफ b, और g ऑफ b जो था ये c के बराबर था, तो ये f ऑफ c बन गया विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह f कंपोज g ऑफ c जो है ये f ऑफ g ऑफ c के बराबर है, और g ऑफ c a के बराबर था, और f ऑफ a जो है वो 3 के बराबर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि f कंपोज g तो हमने कर लिया, क्या g कंपोज f जो है वो भी डिफाइन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसका क्या वैल्यू होगी, अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसका जवाब ये है कि g कंपोज f जो है वो डिफाइंड नहीं है। उसकी वजह ये है कि g कंपोज f ऑफ x किसके बराबर होगा, g ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ a जो है वो 3 के बराबर है, लेकिन g ऑफ 3 तो डिफाइंड ही नहीं। g जो फंक्शन है वो abc से abc के ऊपर डिफाइंड है, 1 2 3 से डिफाइंड नहीं है। इसी तरह f ऑफ b जो है वो 2 के बराबर है, लेकिन g ऑफ 2 तो हमारे पास पता ही नहीं है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, g उसके ऊपर डिफाइंड ही नहीं है। इसी तरह f ऑफ c 1 के बराबर है और g ऑफ 1 भी नहीं डिफाइंड, क्योंकि g अगेन इज अ मैपिंग फ्रॉम abc टू abc, और ये 1 2 3 से मैपिंग नहीं है किसी भी। तो इसका जो हम रीजन दे रहे हैं कि ये क्यों नहीं डिफाइन हो रहा, कि रेंज ऑफ f इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, तो रेंज ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f है 1 2 3, रेंज ऑफ f है 1 2 3, लेकिन डोमेन ऑफ g जो है वो abc है, तो उसकी जो रेंज ऑफ f इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इस वजह से हम ये कंपोजिशन जो है ये डिफाइंड नहीं। उसके बाद इसकी और एक एग्जांपल है जिसमें हम ये देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, g ऑफ x जो है वो 2x प्लस 1 के बराबर है। तो f और g की कंपोजिशन क्या होगी, और उसी तरह g और f की कंपोजिशन क्या होगी। तो f कंपोज g इज f ऑफ g ऑफ x। तो f और g ऑफ x हमने अप्लाई किया तो ये उसके ऊपर उसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 1। तो जब हमने उसके ऊपर f अप्लाई किया तो ये आ गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह जब हम g कंपोज f करते हैं x के ऊपर तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो जब हमने f ऑफ x अप्लाई किया तो ये x को x स्क्वायर उसने कर दिया, और जब हमने उसके ऊपर g अप्लाई किया तो उसने क्या किया कि ये 2x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया 2x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें कि f कंपोज सॉरी g कंपोज f जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, और आपका जो f कंपोज g है ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं। तो ये एग्जांपल जो है ये आपको ये चीज बता रही है कि जो आपकी फंक्शन की कंपोजिशन है ये कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद है इमेजेस ऑफ सेट्स अंडर फंक्शन। f फंक्शन है a से b तक, और s जो है वो आपके उस फंक्शन की डोमेन का सबसेट, चाहे वो पूरी डोमेन हो, यानी प्रॉपर सबसेट नहीं हमने लिखा, हमने इम्प्रॉपर सबसेट है, तो s इक्वल a भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है।
तो इमेज ऑफ एस अंडर एफ इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर एफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। यानी एस में जितने भी एलिमेंट होंगे, इसका अगर आप उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो इमेजेस होंगे वो क्या होंगे, एफ ऑफ टी सच दैट टी बिलोंग्स टू एस। यानी आपके डोमेन के सबसेट का कोई भी एलिमेंट, उसके ऊपर जब फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो वो इस सेट का हिस्सा बन जाए। तो बिल्डर नोटेशन में आपको याद है कि ये जो बार से पहले आप चीज जो है वो डिफाइन करते हैं, वो आपका एक वेरिएबल होता है या कोई ऐसी चीज होती है जो इस सेट का हिस्सा बनने जा रही है। और इस बार के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ये है कि टी बिलोंग्स टू एस, यानी आपके डोमेन के सबसेट से बिलोंग कर रहा है। और जो एक्चुअली इस सेट का हिस्सा बनेगा वो एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ टी कहाँ से आएगा, ये आपकी डी से आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपका ए से बी तक है। तो एफ ऑफ टी एसेंशियली आपकी को डोमेन से बिलोंग कर रहा होगा। तो इसी को जो देखने का दूसरा तरीका है कि बी विल बी द सेट एलिमेंट ऑफ दिस सेट such that there is at least one t, या there is some t in s and f of t is equal to t। ठीक है, यानी डोमेन का कोई एक ऐसा एलिमेंट s है कि उसको जब t, उसके ऊपर जब हम फंक्शन f अप्लाई करें t के ऊपर, तो आपका जो रिजल्ट है वो b के बराबर आए। तो ये जो सारे b होंगे ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास होंगे सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ s। और s क्या है, s इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ए। आपको याद होगा कि रेंज को भी आपने कुछ इसी तरह से डिफाइन किया था। ठीक है, तो जो सेट ऑफ आपके जो इमेजेस हैं, अगर आप पूरी डोमेन के इमेजेस ले लें तो वो आपकी रेंज के बराबर होता है। जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा कि अगर आपकी क्लास को सिर्फ 2 ग्रेड असाइन किए गए तो आपके पास इमेजेस कितने होंगे, हर एक स्टूडेंट के अगर आप इमेज लें तो उसमें 2 ही वैल्यू आएंगी, या ए आएगा या बी आएगा। तो क्लास के आपके सेट के पूरे सेट के अगर आप इमेजेस ले लें तो वो आपकी रेंज के बराबर। उसके बाद है एक फंक्शन की एक स्पेशल टाइप है, कुछ हम जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली है वन टू वन फंक्शन। अब जो भी हमने एग्जांपल का जिक्र किया कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स से सेट ऑफ ग्रेड्स के ऊपर हम मैपिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि 2 स्टूडेंट को हम 1 ग्रेड असाइन कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक ही वैल्यू दूसरे सेट में से मिल सकती है। तो ये फंक्शन जो होता है ये वन टू वन नहीं होता। वन टू वन फंक्शन वो होगा जिसमें जो वैल्यू किसी एक एलिमेंट को मिल गई है डोमेन में से, वो वैल्यू डोमेन के किसी और एलिमेंट को असाइन ना हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि डोमेन के एक एलिमेंट को जो आपने एक वैल्यू वो डोमेन से असाइन कर दी है, फिर वो डोमेन के किसी और एलिमेंट को आप दोबारा असाइन ना करें, तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो वन टू वन फंक्शन होगा, या उसको इंजेक्टिव कहते हैं या उसको इंजेक्शन कहते हैं। ये दो चीजें जो है मैंने हाईलाइट इसलिए की हैं कि ये टर्म्स जो है वो लिटरेचर में यूज होती हैं। अगर आपने कभी रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ने आपको पढ़ेंगे तो वहां पे ये टर्म्स यूज होती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कब जब भी इंजेक्टिव की या इंजेक्शन की बात हो रही होगी तो ये वन टू वन फंक्शन की बात है। तो वन टू वन फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी के। और साथ में ये कंडीशन जो है ये इफ के साथ नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि आपकी दो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है, और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब ए और बी जो है ये बराबर हो, यानी ए की वैल्यू हो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर ए ऑल पेयर ए एंड बी एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इम्प्लाइज के ए जो है वो बी के बराबर है। इसी को अगर आप कॉन्ट्रापोजिटिव करके लिखेंगे, आपको पता है कि एक आपके जो इम्प्लीकेशन है और उसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव है वो बराबर होते हैं। तो ये भी वही चीज है कि फॉर ऑल पेयर्स ए एंड बी अगर ए बी के बराबर नहीं है तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ओनली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू एनी गिवन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। ठीक है, यानी आपकी रेंज में जो एलिमेंट होंगे उनके ऊपर दो एरो नहीं आ रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि जिससे चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें होगा क्या कि डोमेन और रेंज जो है वो सेम कार्डिनलिटी उसकी होगी। ये चीज ट्रू नहीं है, इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ। डोमेन और रेंज की कार्डिनलिटी सेम नहीं है इसमें।
ये चीज ट्रू नहीं है, इसको हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि ये इसका क्या मतलब। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं यहाँ पे। ये एक फंक्शन है, ये आपकी डोमेन है, और अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं दोबारा उसको रिवर्ट कर रहा हूँ जो मैंने काटा था, और उसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ से मैंने दो चीजें जो है वो रिमूव की थी, इसको मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज ये कह रही है कि ये स्लाइड यहाँ पे आपसे ये कह रही है कि डोमेन एंड रेंज हैव द सेम कार्डिनलिटी। तो ये चीज जो है ये ट्रू है। ये ट्रू कैसे है, इसको हम अब एग्जांपल से ही देखेंगे कि ये कैसे ट्रू है, और कोडोमेन जो है वो किस तरह से होगा, कोडोमेन के बारे में क्या बात होगी। तो चूंकि आप ये कर रहे हैं कि आप डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के ऊपर जो है मैप कर रहे हैं, तो इसलिए जितने एलिमेंट आपके पास जो है वो डोमेन में होंगे, उतने ही एलिमेंट आपके पास जो है वो रेंज में होंगे। लेकिन कोडोमेन जो है उसकी कार्डिनलिटी कुछ ज्यादा हो सकती है। वो कैसे ज्यादा हो सकती है, ये अगले एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये वाला जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, इसकी डोमेन ये है, इसकी रेंज के 3 हिस्से यानी 3 इसके एलिमेंट यहाँ पे, और ये भी आप इसकी रेंज का हिस्सा। ये वाला जो एलिमेंट जिसको मैंने मार्क नहीं किया दरमियान में, यानी इसको इसके गिर्द मैं एक रेक्टेंगल टाइप बनाने की कोशिश करूँ। हाँ, तो ये मैंने दो जो सर्कल्स में या एलिप्सेस में किए हैं, ये हैं आपकी रेंज, जिनके ऊपर एक्चुअल असाइनमेंट हो रही है। तो आप अपनी डोमेन का साइज देखें, डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, डोमेन में 4 एलिमेंट हैं। आपकी रेंज में कितने एलिमेंट हैं, 3 जो है वो इस सर्कल के अंदर हैं, 3 इस सर्कल के अंदर हैं, और एक जो है वो इस सर्कल के अंदर, तो 4 एलिमेंट। लेकिन कोड डोमेन के बारे में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये कोई शर्त नहीं है कि हर कोड डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वो भी कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोड डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट था जिसके ऊपर कोई मैपिंग नहीं थी, तो ये कोड डोमेन का तो हिस्सा है लेकिन रेंज का हिस्सा नहीं। तो वो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ट्रू हैं कि आपकी जो डोमेन की कार्डिनलिटी है और आपकी जो रेंज की कार्डिनलिटी है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपकी कोड डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो कुछ ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है एक ऐसे फंक्शन की, ये सेकंड फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 1 to 1 नहीं है। ठीक है, ये 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपकी डोमेन के 2 एलिमेंट हैं जो कि रेंज के एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो ये चीज जो थी ये डिजायरेबल नहीं है 1 to 1 फंक्शन में, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं। और ये वाली जो एग्जांपल है ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है कि आपका एक एलिमेंट डोमेन का रेंज के 2 एलिमेंट्स के ऊपर आपने उसको मैप, इसलिए ये फंक्शन नहीं। उसके बाद फंक्शन 1 to 1 फंक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। हमें ये देखना है कि आप ए बी सी डी से जो है वो डिफाइन किया गया 1 2 3 4 5 को। हमने कहा जी कि एफ ऑफ ए जो है वो 4 के बराबर है, एफ ऑफ बी जो है वो 5 के बराबर है, एफ ऑफ सी जो है वो 1 के बराबर है, एफ ऑफ डी जो है वो 3 के बराबर है। तो क्या ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 है? तो हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है, यानी ए को एलिमेंट 4 दिया गया, 4 किसी और को नहीं दिया गया, बी को 5 दिया गया, 5 किसी और को नहीं दिया गया, सी को 1 दिया गया और 1 किसी और को असाइन नहीं दिया, डी को 3 दिया गया और 3 किसी और को असाइन नहीं दिया। although there is one element जो कि किसी को भी असाइन नहीं हुआ, still this is a 1 to 1 function, क्योंकि आप हर एक डोमेन के एलिमेंट को रेंज के एक डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर मैप करते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि there is a function f from z to z such that f of x is equal to x square। तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? इसके बारे में हम जानते हैं और हम कह सकते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं। ये 1 to 1 फंक्शन क्यों नहीं है कि f of -2 जो है वो f of 2 के बराबर है, यानी -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों 4 के बराबर। ठीक है, हालांकि 2 जो है वो -2 के बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी 1 to 1 की उसमें यही था
कि एफ ऑफ ए और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हैं तो लाजमी ये बात होनी चाहिए कि ए और बी भी बराबर। यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो आपस में बराबर है, तो इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन है। तो जनरली आप सारे वैल्यूज के बारे में या सब इंटीजर्स के बारे में कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, इसलिए एक्स स्क्वायर जो है ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन फॉर 1 to 1नेस। अगर आपके पास कुछ फंक्शन हो जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, या उन्हें आप ये भी कहते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन जो है वो लाजमी ऐसा होगा कि वो फंक्शन जो है वो 1 to 1। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है। ये तब होता है इफ एंड ओनली इफ कि अगर x जो है वो y से ज्यादा हो तो f ऑफ x जो है वो भी f ऑफ y से बड़ा हो। तो इसको आप कहते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह अगर आपके पास जो है x y से बड़ा हो लेकिन f ऑफ x जो है वो f ऑफ y से छोटा हो, तो इस फंक्शन को आप ये कहते हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो आपका जो फंक्शन f है वो 1 to 1 होगा। फॉर एग्जांपल उसकी एक्स क्यूब, ठीक है, तो -2 का क्यूब -8 है, -1 का क्यूब -1 है, तो 0 का क्यूब 0 है, इसी तरह 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है। अगर आप इस तरह इसको टाइमलाइन में देखें तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी हुई है -2 -1 0 1 2, तो आपकी वैल्यूज जो है वो भी इंक्रीज कर रही हैं, यानी -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह आपकी जो ये वाली वैल्यूज है यानी जो फंक्शन की मैपिंग्स हैं जो क्यूब अप्लाई करने के बाद आ रही है ये भी बढ़ रही हैं इसी लाइन के साथ, यानी -8 है और -1 इज ग्रेटर देन -8, 0 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 8 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर कोई फंक्शन जिस तरह एक्स क्यूब है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ऐसा फंक्शन जो होगा ये 1 to 1। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन या इसको सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन कहते हैं, या इसको सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन कहते हैं। तो इसको भी मैंने बोल्ड किया और उसी रीजन से किया जिस तरह मैंने जो इंजेक्टिव या इंजेक्शन को किया था। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसको पढ़ने से पहले मैं इसको सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑन टू फंक्शन होता है क्या। ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोडोमेन और रेंज जो है वो बराबर हो। अब इसका क्या मतलब होगा कि आपकी कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके ऊपर कोई असाइनमेंट जो है वो नहीं आ रही, यानी वो किसी असाइनमेंट का टारगेट नहीं है। तो यानी आपकी कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई असाइनमेंट जो है वो लाजमी आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसके लिए 1 to 1 होना जरूरी नहीं है। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जो है एफ ए से बी तक उसको आप सर्जेक्टिव कहेंगे, सर्जेक्शन कहेंगे या ऑन टू कहेंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट बी इन बी। बी इन बी का मतलब ये है कि आपकी कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट देयर इज एन एलिमेंट ए इन ए, कि उसके लिए हर एक एलिमेंट जो है वो ए में ऐसा है यानी आपकी डोमेन में ऐसा है विद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपकी की पूरी कोड में जो है वो कवर्ड हो विद असाइनमेंट्स, ठीक है। तो इसको हमने जो मैथमेटिकली इसी तरह लिखा है कि फॉर ऑल बी इन बी देयर इज ए इन ए, एफ ऑफ ए जो है वो बी के बराबर। तो आपका जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन जो है वो आपकी डोमेन को पूरी इंटायरिटी में आपकी कोड डोमेन के ऊपर मैप करता है। कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहता। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर डोमेन एंड कोड डोमेन आर, यानी एक फंक्शन है जो आर से आर के ऊपर अप्लाई किया गया है या मैप किया गया है, तो एक्स क्यूब जो है क्या ये ऑन टू फंक्शन है, और वेयर एक्स स्क्वायर इज नॉट वाई नॉट।
तो एक चीज आपको बता दी गई है कि एक्स क्यूब जो है अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है तो एक्स क्यूब जो है वो ऑन टू फंक्शन है, वेयर एज एक्स स्क्वायर इज नॉट। तो एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं है, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है? तो पहले देखते हैं कि एक्स क्यूब क्यों है। एक्स क्यूब इसलिए कि माइनस की डोमेन में जब आप जाएंगे रियल नंबर्स में तो आपका माइनस का क्यूब भी माइनस ही रहेगा और माइनस का क्यूब रूट रूट जो है वो भी माइनस ही रहेगा। तो आप माइनस के रियल नंबर भी सारे ले रहे हैं, आप कोई भी रियल नंबर उठा लें तो वो किसी ना किसी का क्यूबिक रूट होगा या वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर्स की तमाम वैल्यूज को कंज्यूम कर रहा है, यानी इसकी पूरी की पूरी जो कोड डोमेन है वो उसकी रेंज का भी हिस्सा है। जबकि एक्स स्क्वेयर जो के बारे में ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वेयर के बारे में ऐसा क्यों नहीं है कि एक्स स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव नंबर किसी को भी असाइन नहीं करता। ठीक है, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि -1 इज नॉट द स्क्वेयर ऑफ एनी रियल नंबर, -2 इज नॉट द स्क्वेयर ऑफ एनी रियल नंबर। तो इसी तरह जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, -1, -1 पॉइंट एनीथिंग या जो -0 पॉइंट समथिंग, ये सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, दे आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। लेकिन वो आपकी डोमेन का को डोमेन का हिस्सा है, लेकिन वो आपकी रेंज का हिस्सा नहीं। सो को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो इसलिए आप ये कहते हैं कि जो स्क्वायर का फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन की कुछ एग्जांपल हैं पिक्टोरियल। तो इसको अगर आप देखें कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, इसकी जो डोमेन है वो ABC है, इसकी रेंज 1 2 3 4 है, सॉरी इसकी जो कोड डोमेन है वो 1 2 3 4 है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 1 3 4। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 किसी को भी असाइन नहीं किया गया, यानी कि कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं। आल्दो कि ये 1 टू 1 फंक्शन है कि हर एक को यूनिक एलिमेंट असाइन किया गया। तो यहाँ पे अगर हम ये बी वाले साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपकी जो डोमेन है वो ABCD है और आपकी जो रेंज है वो 1 2 3 है और 1 2 3 सबको असाइन किया है। यानी आपकी कोड डोमेन भी 1 2 3 है और आपकी रेंज भी 1 2 3 है, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन। आल्दो कि ये वाला फंक्शन जो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, ये 1 टू 1 है। ये 1 टू 1 क्यों नहीं है कि डी की मैपिंग भी 2 पे जा रही है और ए की मैपिंग जो है ये भी 2 पे जा रही है। ये 1 टू 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सी वाले में। तो इसमें डोमेन ABCD है, आपकी जो कोड डोमेन है वो 1 2 3 4 है, 1 भी असाइंड है, 2 भी असाइंड है, 3 भी असाइंड है, 4 भी असाइंड है। तो ये फंक्शन भी आपका ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये आपकी कोड डोमेन है लेकिन आपकी रेंज में 4 शामिल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1 भी असाइंड है, यानी मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि 1 भी असाइंड है, 2 भी असाइंड है, 3 भी असाइंड है और 4 भी असाइंड है। ये ऑन टू हो सकता था लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। ये फंक्शन की डेफिनेशन को इसलिए पूरा नहीं कर रहा कि ए को आपने 2 वैल्यूज असाइन की हैं, A2 के ऊपर भी मैप कर रहा है और A4 के ऊपर भी मैप कर रहा है। इसलिए ये वाला जो फंक्शन है, ये वाली जो मैपिंग है ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से काट रहा हूँ कि ये जो लास्ट मैपिंग है ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा नहीं होता। उसके बाद एग्जांपल है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि इंटीजर से इंटीजर के ऊपर डिफाइन किया गया, फ्रॉम जेड टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो क्या ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि आपकी कोड डोमेन में कोई भी नंबर n हो तो वो अचीव किया जा सकता है एफ ऑफ पी के जरिए। वो एफ ऑफ पी के बराबर आएगा, यानी पी जो जहाँ पे है वो आपकी डोमेन का हिस्सा है और एफ ऑफ पी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका n आ जाएगा जो कि आपके z के ऊपर है। तो आपकी कोड डोमेन आपकी रेंज के बराबर है फॉर दिस फंक्शन, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन। हाँ, इसमें अगर आप ये देखना चाहें कि यानी अगर आपको ये लगे कि ये ऑन टू नहीं है तो उसका तरीका क्या है कि यू हैव टू कम अप विद वन एलिमेंट, या जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये एलिमेंट जो है ये आपकी कोड डोमेन का हिस्सा है लेकिन आपकी रेंज का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दोबारा इसी एग्जांपल की तरफ जाऊं, ये फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ
तो इसमें मैं इसको कहता हूँ जी कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 4 जो कि कोडोमेन का हिस्सा है लेकिन आपकी रेंज का हिस्सा नहीं। तो इसी तरह अगर आपको इस फंक्शन के बारे में f of x = x + 1 के बारे में इस तरह का कोई शुबा पैदा होता है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो आपको इसकी डोमेन में यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर में तो शामिल है, यानी कोडोमेन में शामिल है लेकिन रेंज में शामिल है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल सकेगा, तो इसलिए आप इसको ऑन टू फंक्शन कहें। उसके बाद है बाइजेक्शंस एंड इनवर्सिबल फंक्शंस। तो बेसिकली ये पहले दो जो फंक्शन टाइप है उनका मजमूआ है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, उसको f is said to be a 1 to 1 correspondence, यानी इसका नाम जो है वो एक ये है कि ये 1 to 1 correspondence है, या इसको बाइजेक्शन कहते हैं, या इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, रिवर्सिबल भी कहते हैं, इन्वर्टिबल भी कहते हैं। और ये होगा कब कि जब आपका फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका की डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो रेंज के यूनिक एलिमेंट के ऊपर जो है वो मैप कर रहा हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी रेंज और आपकी कोड डोमेन जो है उनका साइज बराबर हो, यानी आपकी कोड डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि जिसके ऊपर कोई मैपिंग जो है वो मैपिंग ना आ रही। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक फंक्शन f है जो कि बाइजेक्शन है फ्रॉम a टू b, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये होगा, और इसमें a टू b है तो ये फंक्शन क्या है कि b belongs to b and a belongs to a such that f of a is equal to b, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? उसको आप डिनोट करेंगे f इनवर्स के साथ या f रेज़ पावर -1 के साथ, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये b से a के ऊपर रहेगा। ठीक है, इनवर्सिबल फंक्शन या बाइजेक्शन जो है f, अगर वो a से b तक है तो इसका इनवर्स जो है वो b से a तक होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। तो हमने ये कहा था कि अगर इस फंक्शन की एक मैपिंग ये है कि f of a is equal to b, तो उसका जो इनवर्स होगा वो आपके पास a के बराबर होगा, यानी f इनवर्स ऑफ b जो है वो a के बराबर होगा, where f of a is equal to b। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास बाइजेक्शन की, कि f of a जो है वो आपको सेट a से सेट b तक लेके जाएगा और सेट b से सेट a तक आपको f इनवर्स लेके। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट के लिए है, ये ऊपर वाले ये वाले जो एरोज हैं, ये एरो और ये वाला, ये एक एलिमेंट a और b के लिए। ठीक है, और ये जो है ये दो आपको पूरे सेट a और b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फंक्शन f इनवर्स जो है वो b से a की तरफ आ रहा है और f जो है वो a से b की तरफ। तो अभी आपको ये सोचनी है एक चीज कि क्यों एक इनवर्सिबल फंक्शन के लिए 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी है या बाइजेक्शन होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि फंक्शन को आप इनवर्स उसी तरह से कर सकते हैं कि जब आपकी मैपिंग जो है वो 1 to 1 हो, यानी अगर आपने एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर मैप किया हुआ है तो जब वापस आप जाएंगे तो आपको यूनिक मैपिंग नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि आपकी कोड डोमेन में कोई चीज जो है वो एम्प्टी ना हो, यानी कोई चीज ऐसी ना हो जिसके ऊपर मैपिंग ना आ रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्लास में जो है वो 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं, एक को मैं ए दे रहा हूँ, दूसरे को बी दे रहा हूँ, तीसरे को सी दे रहा हूँ, चौथे को डी दे रहा हूँ। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये 1 to 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, यानी ये बाइजेक्शन होगा। तो जब मैं एफ इनवर्स ऑफ ए कहूंगा तो मेरे पास पहला स्टूडेंट आ जाएगा, जब मैं एफ इनवर्स ऑफ बी कहूंगा तो मेरे पास दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ सी कहूंगा तो तीसरा स्टूडेंट आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ डी कहूंगा तो मेरे पास चौथा स्टूडेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी रेंज की या कोड डोमेन की वैल्यूज को रिपीट कर रहा हूँ, यानी मैंने 3 स्टूडेंट्स को ए दिया, 4 को बी दिया, तो जब मैं एफ इनवर्स ऑफ बी कहूंगा तो वो मुझे किस स्टूडेंट के ऊपर मैप करेगा? क्योंकि वहां पे तो आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं जिनके पास बी है। तो अगर आप 4 के ऊपर मैप करेंगे तो आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट करें। एग्जाम्पल है इनवर्सिबल फंक्शन की। इसको अगर आप देखें कि एक एफ फंक्शन है जो कि एबीसी से 1 to 3 पे डिफाइन किया गया है, और
डेफिनेशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो इसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स 1 जो है ये किसके बराबर होगा? ये सी के बराबर होगा। एफ इनवर्स 2 जो है वो ए के बराबर होगा। इसी तरह एफ इनवर्स 3 जो है वो बी के बराबर होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं कि एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है? ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। इन्वर्टेबल इसलिए नहीं है कि फॉर मेरे पास जो है -5 का स्क्वायर भी 25 बनता है और +5 का स्क्वायर भी 25 बनता है। तो जब मैंने 25 से वापस मैपिंग करनी है तो क्या वो -5 पे करूंगा या +5 पे करूंगा? ठीक है, तो मेरे पास यूनिक मैपिंग नहीं है, मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं। अगर मैं दोनों पे मैपिंग कर दूंगा तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मुझे किसी एक के ऊपर मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे कोई सिर्फ एक कैंडिडेट या यूनिक कैंडिडेट नहीं अवेलेबल नहीं। तो ये वाला जो फंक्शन है यानी स्क्वायर का फंक्शन ना तो ये 1 to 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ऑन टू इसलिए नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, और 1 to 1 इसलिए नहीं है कि -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है वो बराबर है। तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं जो लाजमी होने चाहिए इन्वर्टेबल फंक्शन में, वो दोनों इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए ये वाला जो स्क्वायर का फंक्शन है ये 1 to 1। उसके बाद है कुछ लैंग्वेजेस में इसकी सपोर्ट है जो फंक्शंस की, और हमने मैपिंग्स की बात की है। आप डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिक्टली। ये चूंकि जावा की एग्जांपल है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट हैं उनके लिए मैं ये इसको बता रहा हूँ कि आपका एक डिस्क्रीट फंक्शन जो है उसको आप एक मैप इंटरफेस या आपके पास हैश मैप क्लास है जावा के अंदर, उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, मैप आपके इंटरफेस का नाम है और ये छोटा मैप आपने जो है वो अपने वेरिएबल का नाम रखा है, और ये एंगल ब्रैकेट्स में जो है वो आप टाइप वेरिएबल्स देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर ये बता रहा है कि आपकी जो डोमेन होगी वो इंटीजर होगी और आपकी जो कोड डोमेन होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और साथ में ये आप उसका एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं न्यू हैश मैप का। ये वही चीज है कि डोमेन और कोड डोमेन जो है वो एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, और उसके बाद आप उसके अंदर जो है वो सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास पेयर्स हैं ए एंड एफ एफ ए, तो ए जो है वो आपके मैप की की में आएगा और एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो अगर हम मैप डॉट पुट करेंगे टू, ठीक है, तो ये आपकी की बन जाएगा, और अगर आप जैन या जनवरी जो है वो उसमें वैल्यू में देंगे तो जैन जो है वो आपकी पार्ट ऑफ योर वैल्यू बन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप के जरिए अगर आपके पास किड्स का एक अरे है या एक लिस्ट है, तो फॉर किड इन किड्स मैप डॉट पुट किड डॉट आईडी जो कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर नहीं होगा तो मैप आपको एरर दे देगा, क्योंकि मैप के बारे में हमने उसकी डिक्लेरेशन में कहा कि उसका जो की है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो किड डॉट आईडी जो है वो उसकी की में डाल रहे हैं और किड डॉट नेम जो है वो उसकी वैल्यू में डाल रहे हैं। तो अगर हम एक ही की के साथ दो पेयर ऐड करने की कोशिश करें, लाइक जिस तरह हमने कहा जी मैप डॉट पुट टू जैन, और उसके बाद हम ये कहें मैप डॉट पुट टू एंड समथिंग एल्स, ठीक है, मैप डॉट पुट टू फेब, तो वो क्या करेगा कि वो जो प्रीवियस वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा। उसकी वजह ये है कि फंक्शन की डोमेन में का एक एलिमेंट दो के ऊपर मैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो इसी तरह के डाटा सेट जो है आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप पाइथन के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपके पास जो है वो डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह की चीजों को हैंडल कर रहा है। तो मैप की अगर आप कीज को जो है वो लेंगे, यानी मैप वेरिएबल जो था उसकी अगर आप कीज को रीड करेंगे तो वो आपको इमेज रिटर्न कर देगा जो कि जावा का सेट है, यानी आपकी जो डोमेन के का सबसेट होगा जो कि वो आपको रिटर्न कर देगा, और मैप डॉट वैल्यूज जो है वो आपको रेंज रिटर्न करेगा। तो अगर आपने ये बताना है कि अगर आपका मैप जो है वो बाइजेक्शन है या नहीं है, तो आप सिंपली जो कार्डिनैलिटीज को इमेज और रेंज की जो कार्डिनैलिटीज हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है डिस्क्रीट फंक्शन जो कि आपने उसके अंदर डिफाइन किया वो बाइजेक्शन है, अदरवाइज वो बाइजेक्शन नहीं। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं, और